सो हेलो एंड व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं निखिल स्टडी पॉइंट। तो आज हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है इस चैप्टर का और काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें ही आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक लड़की के सवाल से जिसका नाम है रशीदा। तो बेसिकली इसका सवाल जो होता है रशीदा जो है अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। मैं ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा, सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप इससे सीधे नोट्स बना लीजिएगा और उसके बाद उसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्या होता है, रशीदा घर पर बैठकर अखबार पढ़ रही होती है तो उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है। सुर्खी यानी कि हेडलाइन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो हेडलाइन पे पड़ती है तो देखती है कि उसमें 100 साल पहले की एक न्यूज़ आई रहती है। 100 साल पहले की एक न्यूज़ आई रहती है। तो वो जो है उसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है उस टाइम। वो सोचती है कि कोई कैसे 100 साल पुरानी चीज़ों के बारे में जान सकता है, कैसे। ये सवाल तो आप लोगों के मन में भी उठता होगा कि जैसे कि हम लोग अभी जो है हम सन 2022 में हैं, तो अगर हम इससे 100 साल माइनस कर दें, अगर हम इससे कर दें आपके 100 साल माइनस कर देते हैं 2022 से 100 साल अगर हम माइनस कर दें और इसका इक्वल कर दें तो ये निकल के आता है आपका 1922। तो यही स्टोरी है कि आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो ऐसे रशीदा के दिमाग में भी आता है उस अखबार को पढ़ के कि जैसे अगर हम 2022 में अभी हैं, अभी हम लोग जी रहे हैं 2022 में 2022 में जी रहे हैं, तो 1922 में क्या हुआ था हम ये कैसे जान सकते हैं। 100 साल पुरानी चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर है। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग आती है वो है हमारी कि कैसे पता लगाएं। यहाँ पर को आपको रिसोर्सों के बारे में बताया जाएगा, मेनली रिसोर्स के बारे में यहाँ पर को हम चर्चा करने वाले हैं। मेनली रिसोर्सों के बारे में मेनली हम यहाँ पर को डिस्कस करेंगे। रिसोर्सों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर को हम कि किस तरीके से हम जो है किन किन रिसोर्स की मदद से इतिहास के बारे में जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले इसमें बताए हैं ऑप्शन कि कल जानने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास अभी रिसोर्स मौजूद हैं उसमें जो सबसे पहले इन्होंने बताया है रेडियो। पर मेरे हिसाब से रेडियो जो है एक गलत ऑप्शन होगा। रेडियो को हम रॉन्ग कहेंगे क्योंकि आजकल के टाइम में रेडियो जो है आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में तो पहले यूज होता था, जनसंचार का साधन था रेडियो। पर उस टाइम की बात चलेगी, ये 1990 या 2000 के टाइम पे पॉपुलर था। पर आजकल के टाइम में हम रेडियो को एक ऑप्शन मानेंगे नहीं, लेकिन इन्हें दिया है तो फिर आप समझ लेना। लेकिन मेरे हिसाब से तो रेडियो को ऑप्शन मानना यहाँ पर को सही नहीं है। तो इससे अलावा हम क्या करते हैं, दूसरा इन्होंने ऑप्शन दे रखा है टेलीविज़न। हाँ, टेलीविज़न को हम अभी ऑप्शन मान सकते हैं क्योंकि टेलीविज़न पे कुछ चैनल हैं जैसे कि डिस्कवरी। आप देखा करिए, डिस्कवरी एक अच्छा चैनल है। डिस्कवरी जैसे चैनलों में या फिर कोई न्यूज़ चैनल में टीवी के आप जो है इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैं आपको 2 चैनल रिकमेंड करूँगा। एक तो हो गया डिस्कवरी अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो और ज़्यादा, और दूसरा चैनल जो है टाटा स्काई में आता है उसका नाम है हिस्ट्री टीवी। आप इन 2 चैनलों से जो है अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है तो, अगर आपकी इच्छा हो तो ये 2 इन्होंने रिसोर्स बताए, जिसमें से पहला था रेडियो, दूसरा है टेलीविज़न और तीसरा रिसोर्स जो ये बताते हैं वो है न्यूज़पेपर, अखबार। तीसरा रिसोर्स है न्यूज़पेपर
हाँ, न्यूज़पेपर भी आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर भी अच्छी चीज़ है जिसमें हेडलाइन आते रहती हैं, क्योंकि इसमें किस चैप्टर की शुरुआत ही न्यूज़पेपर से हुई थी, हेडलाइन से। तो हेडलाइन को पढ़ने के लिए जो है न्यूज़पेपर भी अच्छा है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से जो है काफ़ी ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। कभी कभी बहुत सारे आर्टिकल हमें जो है देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे आर्टिकल जो है देखने को हमें मिल जाते हैं न्यूज़पेपर में, जिसमें इतिहास के बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं। आप उन्हें पढ़ लीजिए करें तो वो भी बेहतर उपाय है। लेकिन इतनी मेहनत आप अगर नहीं भी करते हैं, आप जो है ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि आप टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर से आप इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहते, तो आपके पास एक चीज़ है जो इन सब का तोड़ है। उस चीज़ का नाम है फ़ोन, या कहें तो स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है जो अकेले आपको इन रिसोर्सों पे वो अकेले भारी है। टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन तीनों का काम एक ही अकेला कर सकता है, और वो है एसपी यानी स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन अकेले ही इन दोनों इन तीनों का काम अकेले कर सकता है। तो हमारे पास रिसोर्स जानने के लिए हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, तो इन्होंने जो किताब में बुक में आपके दे रखे हैं ये सोर्स, रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न दे रखे हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि स्मार्टफ़ोन तो आजकल हर घर में होते हैं, तो आप उससे और भी बेहतर तरीके से जो है एंशियंट टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे को बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या जान सकते हैं हम। तो इसके अंदर लिखा है कि अतीत के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। सबसे पहले कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और जो उस टाइम के आर्किटेक्ट यानी कि शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, ये जितने भी लोग हुआ करते थे, इनके बारे में आप जान सकते हैं, कलाकारों, वैज्ञानिकों के बारे में। इसके अलावा आप की एज अभी कम है तो आप जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे, जो 100 साल पहले के बच्चे क्या खेला करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे वो, कौन से नाटक देखा करते थे वो, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप जान सकते हैं। अतीत के बारे में इन टॉपिक के बारे में आप जान सकते हैं मेनली, कि प्राचीन टाइम के लोग कैसे थे, उनका आवास कैसा हुआ करता था, वो किस तरीके की वेशभूषा में रहते थे और किस तरीके की चीज़ें किया करते थे। तो मेनली आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अब जो है इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है लोग कहाँ रहते थे। ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ पर को जो आप अगर देखें गौर से, तो यहाँ पर को लिखा है कई लाख वर्ष पूर्व लोग जो है नदी तट पर रहा करते थे। नदी तट पर रहने के लोगों के 2 रीजन थे, वो मैं आपको बताता हूँ लिखकर। यहाँ पर देख लीजिए इस साइड पे, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं इसको। तो नदी तट पर रहने के लोगों के 2 रीजन थे मेनली। नंबर 1 जो रीजन था इनका नदी तट पर रहने का, वो था आखेट यानी कि शिकार। क्योंकि नदी के किनारे शिकार करने के लिए जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा घूमा करते थे, तो ये जंगली जानवरों का शिकार करा करते थे। पहला रीज़न तो यही था, नदी के सामने इनका निवास करने का। नदी तट पर इसलिए ज़्यादातर लोग रहा करते थे शुरुआत में, क्योंकि इन्हें शिकार करने में सहूलियत होती थी। और दूसरी जो चीज़ है वानस्पतिक, तो पहला रीज़न हो गया आपका आखेट और दूसरा रीज़न हो गया आपका वानस्पतिक। यानी कि इन दोनों चीज़ों की वजह से लोग जो हैं नदी तट पर उस टाइम पे रहा करते थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में जंगली जीव आया करते थे जिनका शिकार कर सकते थे, और नदी किनारे फल हुआ करते थे बेहतरीन,
और वानस्पतिक जो चीज़ें थी वो थी, इसलिए शुरुआत में जो है मनुष्य ने वहाँ रहना, नदी तट पर रहना सही समझा। अब उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो है यहाँ पर के जो है दो जगहों के नाम आप यहाँ पर से नोट कर लीजिएगा। एक जगह का नाम है सुलेमान और एक है किरथर। ये दो जो जगह हैं वो MIMP हैं, MIMP यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए अभी के अभी, सुलेमान और किरथर, क्योंकि ये दो पहाड़ियाँ जो हैं इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। अब आगे को मैं बताऊंगा क्यों प्रमुख है, लेकिन आप इन दोनों को नोट कर लीजिए ज़रूर। जिन जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ आप उनको नोट कर लीजिए। ये मैंने आप को हाईलाइट कर दिया है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, तो इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। तो ये पहाड़ियाँ इसलिए मेन है क्योंकि 8000 वर्ष पूर्व कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, 8000 वर्ष पूर्व हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि स्त्री पुरुषों द्वारा ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में जो है सबसे पहले विश्व में गेहूं और जौ की फसलों को उपजाया गया था, गेहूं और जौ की। तो इसलिए ये जो जगह हैं काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जगह जो हैं सुलेमान और किरथर, ये मेनली जो दो चीज़ें जुड़ी हैं, ये मेनली जुड़े हैं ये कृषि से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। इसलिए आपको इन्हें नोटिस करना ज़रूरी है, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कृषि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि से ही हमारी शुरुआत हुई थी। मनुष्य आदि मानव जब था उस टाइम पे तो उस टाइम पे जो है विकास जो हमारा सबसे जल्दी हुआ वो कृषि के बाद हुआ। जब हमें कृषि करते हैं, जब तक हमें कृषि नहीं आती थी हमारा जीवन बड़ा अजीब था, लेकिन जहाँ से हमें कृषि आने लग गई वहाँ से हमारा जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और काफ़ी जल्दी मानव जीवन में बदलाव आने लगे। तो उस टाइम के जो है मानव के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम का मानव जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पशुओं को पाला करता था। उस टाइम के लोग गांव में रहते थे। अब ऑब्वियसली उस टाइम में कोई नगरीकरण की जैसी व्यवस्था थी नहीं, वो तो प्राचीन समय था। तो उस टाइम पे तो हर जगह गांव ही मानो, उस टाइम पे कुछ सिटी का था नहीं, क्योंकि देखिए चारों ओर वन थे, घने वन थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसा आजकल का आप ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, सारी सुविधाएं आप लोगों के पास हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो देखिए उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया हो, ये वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी कि विंध्य पहाड़ियों के बारे में हमने यहाँ पर को नॉलेज गेन करनी है, यानी कि विंध्य पहाड़ियों के बारे में हमें पता करना है कि चावल का उत्पादन किस प्रकार से किया गया था। यहाँ नीचे एक मैप भी दिया है। अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम ये थ्योरी ऊपर से पढ़ते जा रहे थे इसे। अब देखिए मैप को समझते हैं, नीचे आकर मैप को समझ लेते हैं हम थोड़ा। तो अब देखिए पहले मैप को समझने से पहले इस टॉपिक को नीचे तक का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर से पढ़ना शुरू कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सबसे पहला टास्क इसने हमें ये दे दिया कि मानचित्र पर हमें क्या करना है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता करना है। तो चलिए आ जाते हैं मानचित्र के ऊपर। तो देखिए मानचित्र को अगर आप गौर से देखें तो सिंधु नदी कहाँ है, ढूंढें उसे। ये है आपकी सिंधु नदी, इस कोने पर सिंधु नदी मौजूद है। और सहायक नदी क्या होती हैं? सहायक नदी वो होती हैं जो दूर कहीं से आती हैं और जो मुख्य नदी होती है उसमें मिल जाती हैं, तो वो होती हैं सहायक नदियाँ। तो अगर हम इसकी बात करें सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो उस टाइम पे जो है झेलम नदी, चेनाब नदी और ये सतलज वगैरह, ये जो नदियाँ थी ये जो है प्रमुखतः सिंधु नदी की क्या थी, सहयोगी थी, साथी थी, ठीक है। तो ये थी उसकी सहायक नदियाँ। अब अगर हम यहाँ पर को बात करें, मैप को अच्छी तरीके से हम देखें
तो यहाँ पर को देखिए आप, ये आपको जो मैंने दो जो चीज़ें नोट करने के लिए कहा था, एक रहा ये किरधर, एक ये रहा सुलेमान। ये जो तो पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों से मैंने आपको कहा था कि हमें कृषि के साक्ष्य उस टाइम पे मिले थे, इसलिए मैंने आपको कहा था नोट कर लीजिए। तो ये जो दो जगह हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं आपकी, आपने देख ली होगी। ये रहा आपका सुलेमान और यहाँ पर को इसके बगल में रहा किरधर। इसको मिटा लेते हैं, फिर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर को इस कोने में किरधर और ये रहा सुलेमान। तो ये दो पहाड़ियाँ। अब हम यहाँ पर को बीच में आते हैं, ज़रा थोड़ा और जान लेते हैं। दक्षिण के क्षेत्र के बारे में जानना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए दक्षिण के क्षेत्र की बात करें तो हम यहाँ पर को देखिए विंध्य पहाड़ियों के बारे में ऊपर को हमसे कह रहे थे कि विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया जाता था। तो देखिए विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, देखिए ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ। ये थोड़े सर्कल नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, तो ये है देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर को मौजूद हैं। तो यहाँ पर को जो है चावल का उत्पादन होता था इसके इर्द गिर्द, यहाँ लगभग इस एरिया में। तो ये था। अब जो है इसके अलावा हम आते हैं नीचे को कुछ अभी मेन आपके लायक का कुछ है नहीं। ये कुछ दक्षिण की नदियाँ हैं, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे थी। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली मैप के बारे में। अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर, तो देखते हैं और क्या कह रहा है मैप के बारे में। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मैंने तो आपको आगे ही बता दिया था कि सहायक नदी क्या होती हैं। तो यहाँ पर को भी ये भी वही कह रहा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। अब 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब यहाँ पर कुछ 4700 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 4700 ईस्ट। तो 4700 ईस्वी पूर्व के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है। 4700 वर्ष पहले की बारे में बात चल रही है यहाँ पर को। तो उस टाइम में क्या कह रहा है कि उस टाइम पे कुछ जो आरंभिक नगर थे, आरंभिक कुछ नगर थे वो यहाँ फले फूले नदियों के किनारे, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, जिनमें इनका विकास कब हुआ? इनका विकास, इन नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष से पूर्व हुआ सही तरीके से। अब देखिए मैप का आ रहा है, मैप में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसे मैप के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अच्छा, तो अभी क्या कह रहे हैं हमें, गंगा और इसकी एक सहायक नदी है सोन, उसके बारे में भाई तुम पता लगाओ। तो चलिए इनने हमसे कहा और हम चले गए पता लगाने गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन के बारे में। तो देखिए गंगा नदी को हमने पहले ढूंढना है। गंगा नदी तो आपको पता ही होगा, गंगा नदी यहाँ से भी है, गंगा नदी वहाँ से भी है, हर कोने से निकलती है, बहुत सारे कोनों से आती है। तो देखिए गंगा नदी यहाँ पर रही हमारी, ये हमने ढूंढ ली गंगा नदी। अब इसने कहा इसकी सहायक नदी सोन नदी को भी ढूंढ लो। चलो भाई हम सोन नदी को भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर रही गंगा नदी, यहाँ पर रही सोन नदी। ये सोन नदी में थोड़ा अच्छा सर्कल नहीं हुआ, ये होगी हमारी सोन नदी। बस अब क्या पता करना है, नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण भाग में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। हाँ ये सही बात है, आपने मगध का नाम सुना होगा। तो जो है ये नहीं भी सुना है तो मैं बताता हूँ मगध के बारे में आपको। तो देखिए जो है गंगा का नदियों के जो आसपास का क्षेत्र था, यानी कि जो इसके अगल बगल या आपको क्षेत्र दिख रहा है ये गंगा और सोन नदी के, तो ये जो था उस टाइम पे मगध कहलाता था। तो जो कि मगध में जो थे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा विशाल राज्य था, काफ़ी ज़्यादा विशाल जनपद था ये, और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। तो देखिए मगध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मगध में मेनली जो है दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मगध था वो जो है यहाँ 3 वंश आए थे।
एक था हयंक वंश, एक था शिशुनाग, एक हो गया हमारा शिशुनाग, और एक हमारा हो गया नंद। फिर उसके बाद तो मौर्य भी आ गए थे, लेकिन बेसिकली इतने ही थे। आपने नोट नहीं करना है इसे, बस आप समझ लीजिए इस टॉपिक को। मैं आपको बस सिर्फ ये मगध के बारे में कुछ आउट नॉलेज देना चाहता हूँ, लेकिन वरना नहीं तो आपके कोर्स में तो मगध के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो मगध से आपको याद आ रहा होगा, मगध से कौन जुड़ा था? मगध से जुड़े थे चाणक्य। और मुझे लगता है कि चाणक्य के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कितने महान कूटनीतिज्ञ थे, कितने महान आचार्य थे, जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त को किस तरीके से महान बनाया और अखंड भारत की स्थापना की। तो उनके बारे में आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। चंद्रगुप्त के और चाणक्य के बारे में नाम उनका सुना ही होगा आपने। तो उनके बारे में जो है, गंगा और सोन नदी के जो किनारे पर क्षेत्र था, वो यहाँ पर को जो था ये मगध का था। तो इस तरीके से अब बढ़ जाते हैं हम नीचे की ओर अपने टॉपिक में। तो देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी कि लोग क्या करते थे, उपमहाद्वीप में क्या करते थे, यहाँ के लोगों ने क्या कर यात्राएं की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, यात्राएं की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। अब वहाँ क्या होता था, समस्याएं होती थी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, कि यात्रा तो उस टाइम पे होती थी, आपकी यात्रा होती थी उस टाइम पे पैदल। कुछ सुविधा थी नहीं आजकल की तरह, गाड़ी, बाइक, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। उस टाइम में कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी, बस पैदल मार्ग से आदमी चला करता था। तो आदमी जो भी जाता था पैदल मार्ग से जाते थे लोग। तो देखिए, उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी पैदल चलने में, क्योंकि ऊंचे नीचे पर्वत हुआ करते थे। ऊंचे पर्वतों पे चलना पड़ता था, पहाड़ियों पर चलना पड़ता था, रेगिस्तान में चलना पड़ता था, नदियों के रास्ते होते थे, समुद्रों में आपको पता ही है कितना बड़ा जोखिम होता था। तो इस तरीके से लोग जाया करते थे। लेकिन लोगों की जो है इधर से उधर जाने की एक मजबूरी थी। लोग अपने शौक से ऐसे घूमा नहीं करते थे। उनके भी दो कारण थे क्या इतनी यात्राएं करने के। वो दो कारण थे, जिसमें से पहला कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण लोगों का था, वो था काम। लोग काम की तलाश में दूर दूर जाया करते थे, क्योंकि रोजगार कहीं नहीं मिल रहा था। और जो दूसरा कारण था काम से अलावा, जो दूसरा कारण था काम से अलावा, जिसके कारण लोग खुद ही जाया करते थे, वो था अपनी स्वयं की इच्छा, उत्सुकतावश। टॉपिक दिख रहा होगा आपको, उत्सुकतावश। कुछ लोग क्या करते थे, वो उत्सुकतावश भी चले जाते थे। कुछ लोग तो बेचारे काम से मजबूरी में जाते थे, और कुछ लोगों को उत्सुकता होती थी, वो चाहते थे कि मैं घूमूं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा दो लोगों का, एक इब्न बतूता और एक अल-बिरूनी। अब इब्न बतूता और अल-बिरूनी के बारे में आपने अभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में सुनेंगे, हो सकता है इनमें भी बाद में सुन ले। तो इन लोगों जो थे, ये जो लोग थे, ये अपनी स्वयं की उत्सुकतावश जो है हर जगह ट्रैवल किया करते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो बेचारे काम के मारे थे, काम उनको कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए वो क्या करते थे, वो जो है ऐसे ही बस इधर से उधर काम की तलाश में जाया करते थे। अब यहाँ नीचे आते हैं, फिर से कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक सीमा है उसका निर्माण कौन कर रहा है? पर्वत। सही बात है, पर्वत और समुद्र तट और जो पहाड़ियाँ हैं वही हमारी सीमा का निर्धारण करती हैं। कैसे? हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए ऊपर मैप में फिर से कूद जाते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, जिसको हमने इधर उधर नीला करके कर दिया है, बहुत ही खतरनाक। तो अब यहाँ पर को समझते हैं कि सीमा कैसे निर्धारित होती है भाई पहाड़ियों से। तो देखिए दोस्तों, सीमा बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्धारण होता है पहाड़ियों से। तो देखिए, मैंने आपको बताया था
कि दो पहाड़ियों के आप नाम लिख लीजिए, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, जो कि उत्पादन से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर को जो थे हमारे इस साइड को कौन है, हमारा कौन सा देश है, हमारा पाकिस्तान। कौन सा देश है, इस साइड को हमारा पाकिस्तान। यहाँ नहीं लिखते इसे, इसको आ जाते हैं यहाँ। तो इस साइड को, इस यहाँ पर के एरिया को है हमारा पाकिस्तान, पाक लिख देते हैं बस। तो इस साइड को हमारा पाकिस्तान है। अब देखिए यहाँ पर से पहाड़ी जो है प्राकृतिक रूप में कर रही है ना विभाजन, ये देखिए एक सीधी रेखा आ गई, कर तो रही है विभाजन। तो वही कह रहा था नीचे मैप में, एक तो हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लिया। अब दूसरा कहाँ का ले भाई, तो दूसरा हम भी आज अभी ढूंढ लेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर को जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की नदी की गारो पहाड़ियाँ हैं, और इसके ऊपर जो है हमारा नेपाल। ये देखिए इसके ऊपर हमारा जो देश है यहाँ पर छोटा सा, इसके यहाँ इसके अंदर है वो इस गोले के। तो यहाँ पर को हमारा जो देश है भूटान। अब देखिए प्राकृतिक रूप में ये जो पहाड़ी है, ये एक सीमा बना दी भूटान और हमारे बीच में। एक सीमा इसने यहाँ बनाई और एक सीमा मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दिया पाकिस्तान का, एक दे दिया भूटान का। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है अलग अलग देश बढ़ते हैं, और कहीं पर प्राकृतिक रूप से भी बढ़ जाते हैं चीज़ें। जैसे देखिए यहाँ पर को देखिए नदियों के नाम पे, यहाँ पर को हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर से हमारा बढ़ जाती है, नदी बाढ़ देती है इसे। तो यही है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमें बार बार मैप में जानने की ज़रूरत है। तो अब हम नीचे को और बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर से अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है, हम ऊपर थे। तो देखिए हालांकि लोगों के लिए सीमाओं के पार आसान नहीं था। और यहाँ पर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा इसके नीचे वर्ड क्या है। हाँ चलो देखिए, तो क्या हुआ, लेकिन इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। देखिए सीमाओं को पार करना तो आसान बिल्कुल भी काम नहीं है। सीमाओं में काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं। बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर को पार करना इतना आसान काम नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि कुछ लोगों ने फिर भी, सीमाओं में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पर्वतों की ऊंचाई छुई। क्या करा, कुछ लोगों ने पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ, समुद्रों को पार किया, और उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी आए कुछ यहाँ, और उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाने का काम किया। कई सौ वर्षों लोग पत्थर को तराशने, लोग क्या करते थे, पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार अपनाते रहे। यानी कि भोजन बनाने के लिए भी लोग अपने एक दूसरे से सीखते रहे। उस टाइम पे जो सबसे अच्छी चीज़ आ चुकी थी, जब उपमहाद्वीप के लोग इधर से उधर जाने लगे, वो ट्रैवलिंग करने लगे, तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ गई थी, वो थी लर्निंग। क्योंकि दूसरे व्यक्तियों को देखकर लर्निंग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही थी। लोग एक दूसरे को सीखकर अलग अलग चीज़ें, एक दूसरे को देखकर अलग अलग उनसे चीज़ें सीख रहे थे। तो लर्निंग की जो प्रवृत्ति थी उस टाइम पे, जो हमारी लर्निंग थी वो बेहतरीन होते जा रही थी धीरे धीरे करके। तो अब नीचे आते हैं देश के नाम। अब देखिए देश के नामों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ से। तो बस दोस्तों, इस पहले पार्ट में हम जो है इस पहले चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका ये जो पहला पार्ट है आज यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब कल का जो हमारा टॉपिक होगा देश के नाम, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों को लाता रहूँ और आपका जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करवाऊँ। और आपसे मेरा यही कहना है कि आप मेरी क्लासों को ध्यान से देखिए,
ध्यान से चीज़ों को समझिए। जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और इससे अलावा जिन जिन चीज़ों को मैं पॉइंट